सेपरेशन के कंपैरिजन में, तो उनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। अब यहाँ पर जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो किसी बॉडी में जो चार्ज इन्वॉल्व है, वो जो डिस्क्रीट चार्जेस है उसके कंपैरिजन में लार्जर, ज्यादा, मच मोर। द इन्वॉल्व चार्ज इज मच मोर than the discrete charges, fundamental electronic charges, जो क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस है, E के मैग्नीट्यूड के बराबर, E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इसके तुलना में उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी जो when charge involved is much greater than the charge on an electron, when charge involved is much greater than the charge of electron we can ignore its quantum nature. We can ignore its quantum nature. So the distribution of charge is known as continuous charge distribution. Continuous charge डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पहले मैं बताया कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तुलना में उसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी क्वांटम नेचर ऑफ जो चार्ज है उसको इग्नोर यहां किया जाएगा और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे सिचुएशंस में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स on a point due to continuous charge distribution। तो अब यहां पर सपोज करिए कि इस तरीके से कोई एक बॉडी है जिस पर Q चार्जेस हैं और यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, तो कितना फोर्स होगा उसको निकालना है। एक तरीके से टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा किसी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो मेथड्स अपनाते हैं कि जिस भी तरीके की बॉडी होगी, द बॉडी में भी लीनियर सीट, मे बी इन सीट फॉर्म और वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही होगी, उस बॉडी को एक लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो
एक उसका इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करते हैं, एक भाग लेते हैं जिसको एलिमेंट्री पार्ट बोला जाता है, और उस एलिमेंट्री पार्ट पर कितना चार्ज है तो उसको निकाल लिया जाता है, और फिर उसके द्वारा उस एलिमेंट्री सीट पर, बॉडी पर, पार्ट पर जितना भी चार्ज है उसके द्वारा हम पॉइंट पर फोर्स निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं प्रॉपर लिमिट के साथ। या तरीका ये है कि जितने पार्ट्स बनते हैं उन सभी पार्ट्स का अलग अलग फोर्स निकालें और उनका फैक्टोरियली सम करें। लेकिन चूंकि ये चार्ज कॉन्टिन्यूअस है, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ही कम हो, इसलिए इसकी टर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जहां टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन मेथड्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए जाए कि इसमें कोई एलिमेंट्री सीट है जिसके ऊपर चार्ज dq है। इस dq चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस अवे पॉइंट P पर जो फोर्स होगा उसको निकाला जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स at point P due to the elementary charge dq या फिर इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 dq upon r square r cap। r cap is the unit vector from this elementary charge to the point of observation P. But there is continuous charge distribution. There will be much more such type of dq charges. So the force exerted by all such types of these elementary type of charges at point P can be calculated by taking summation of this relation। तो एलिमेंट्री, एक एलिमेंट्री सीट के ऊपर जो चार्ज है वो dq है, उस dq के द्वारा जो फोर्स होगा वो dF होगा। अब टोटल होल बॉडी के द्वारा जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और dF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 pi epsilon 0 dq upon r square r cap। तो this will be the force, electric force F is equal to integration 1/4 pi epsilon 0 dq r square r cap। This will be the formula for continuous charge distribution। अब इसी तरीके से जो continuous charge distribution है उसमें चार्जेस किस तरीके के बॉडी पर स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बॉडी तीन प्रकार के फिजिक्स में जानते हैं हम लोग। लीनियर बॉडी, सुपरफिशियल या इट में भी सीट फॉर्म या वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से है, इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए और बी मान लिया जाए, एल लेंथ की बॉडी है, टोटल चार्ज इस पर क्यू स्प्रेड है। यहाँ पर सी ले लिया जाए,
तो शीट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इस पर Q इनका सरफेस S यहां वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो इसके होल वॉल्यूम में चार्जेस स्प्रेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका वॉल्यूम V है, चार्जेस Q है। तो जब बॉडी रॉड टाइप की है, लीनियर है, तो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं होल रॉड पर, होल लेंथ ऑफ रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड Q कूलम्ब चार्ज या लेंथ के वायर पर। यहां पर कोई शीट है, रेक्टेंगुलर शीट जिसका सरफेस S है, Q कूलम्ब चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, क्यूबॉइड या क्यूब या पैराबोलॉइड्स जिसका वॉल्यूम V है, जिस पर Q कूलम्ब चार्ज है। अब ध्यान देने की बात है, मैंने बताया था कि इसको ए लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, जैसे सपोज करके इस तरीके से ए लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो एक पार्ट P एंड O ले लेते हैं जिसका लेंथ है dl होगा। तो इस dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा, हमें l लेंथ पर चार्ज Q कूलम्ब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मालूम है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड विच इज इक्वल टू द टोटल चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ द टोटल चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ द बॉडी। तो Q अपॉन L हो जाएगा, Q अपॉन L। अब यहां पर यूनिट लेंथ पर हमें चार्ज मालूम हो जाएगा, तो dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा उसको dq मान लिया जाए। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, और लैम्डा इंटू dl, तो dl की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, उसकी वैल्यू रख लेंगे, लैम्डा इंटू q अपॉन l हो जाएगा। तो एक एलिमेंट्री लेंथ पर जो चार्ज आ रहा है वो dq है। चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द लीनियर शेप्ड बॉडी, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द लीनियरली चार्ज बॉडी, लीनियरली चार्ज्ड बॉडी। अब इस dq के द्वारा अगर सपोज करिए कि इस P पॉइंट्स पर फोर्स का प्राप्त करना है जो कि r डिस्टेंस पर है, तो निकाल सकते हैं। इस dl लेंथ पर dq चार्ज है, dq से इस P पॉइंट पर फोर्स निकालना है, इस P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज q0 रख दिया गया, और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो dF है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन r स्क्वायर, और फिर q0 इंटू dq अपॉन r स्क्वायर, r कैप वेक्टर के कर सकते हैं। और फिर टोटल फोर्स applied by this linearly charged rod of length capital L at point P can be calculated by integrating this relation. So dF is equal to integration 1/4 by epsilon 0
Q0 dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो टोटल फोर्स F होगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 dq अपॉन r स्क्वायर r कैप हो जाएगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और r स्क्वायर सब कांस्टेंट है। This may be goes outside the integration signs and the value of dq can be also put here, so its form can be changed. 1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q0 and lambda q l r square and lambda q l r square r cap. This will be the force. And electric field can also be calculated at point P. We know that the electric force is produced by the per unit charge. So F by Q0 gives the electric field. The electric field E is equal to F by Q0 integration 1 upon 4 pi epsilon 0 and बाहर लैम्डा कांस्टेंट Q by L भी कांस्टेंट से बाहर चला आएगा Q r स्क्वायर r कैप। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। सरफेस के लिए निकालना है तो इसको लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। चलिए डिवाइड कर लिया गया। अब इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अब कोई एक यहां सीट ले लिया गया ए बी सी डी। अब यस सरफेस को लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक सीट ए बी सी डी हुई, इसके एरिया सपोज कर लें कि डीएस है। इस डीएस एलिमेंट्री सीट पर कितना चार्ज होगा उसको निकालना होगा। तो कैपिटल एस सरफेस पर क्यू कूलम चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस हो जाएगा। अब ये जो सिग्मा है वो यूनिट सरफेस एरिया पर चार्ज हम लोगों को प्राप्त हो गया है कि पर यूनिट सरफेस एरिया पर कितना चार्ज है वो मिल गया। तो डीएस एरिया में कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएस चार्ज ऑन एलिमेंट्री सरफेस डीएस H dq सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को नोन है, तो q ds अपॉन कैपिटल S हो जाएगा। तो अब इसके द्वारा इस एलिमेंट्री सरफेस पर dq चार्ज है। इस dq चार्ज के द्वारा सपोज करिए कि इसी पॉइंट P पर फील्ड फाइंड आउट करना है या फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला इसी तरीके से सिमिलर वे में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चार्ज प्राप्त हो गया है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द एलिमेंट्री
सरफेस एट पॉइंट P df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और dq q0 अपॉन r स्क्वायर r टाइप हो जाएगा। r टाइप is unit vector from the elementary surface to the point of observation P। इस एलिमेंट्री सरफेस पर जितना चार्ज dq है इसके द्वारा कितना फोर्स इस P पॉइंट पर एक्ट हो रहा है वो हमने निकाल लिया। लेकिन our aim is to find out the force due to this continuously surface charge distribution at point P। हमारा aim is continuously surface charge distribution के द्वारा टोटल फोर्स इस P पॉइंट पर कितना एक्ट हो रहा है इसको प्राप्त करना है। तो इस होल सरफेस के द्वारा जो पॉजिटिवली चार्ज है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 dq r स्क्वायर r कैप। तो ये फोर्स हो गया टोटल force due to the surface charge body तो F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है dq की वैल्यू भी पुट कर लिया जाए तो putting the value of dq F is equal to 1/4 pi epsilon 0 q0 q ds upon r square और s r कैप। तो this is the formula for force due to continuously surface charged body। F is equal to 1/4 pi epsilon 0 integration of q0 q ds upon s into r square r कैप। इसको q0 q की वैल्यू कांस्टेंट है बाहर रख सकते हैं यस भी कांस्टेंट है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं q0 q 4 पाई एप्सिलॉन 0 s इंटीग्रेशन ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब फील्ड निकालना है तो इस F के नीचे q0 कर देंगे तो ये फील्ड दे देना क्योंकि E इक्वल टू F बाई Q0 होता है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 S इसके स्थान पर सिग्मा भी लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन ds अपॉन r स्क्वायर r टाइप हो जाएगा तो फार्मूला इसका बन जाएगा सिग्मा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड ds अपॉन r स्क्वायर r का इस तरीके से इसका फार्मूला निकल आया। अब शेष चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी और आप लोग इसको